आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। ऑलराइट, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। मुझे उम्मीद है कि आप पुराने सभी की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से रिवाइज करते हुए हैं, जिससे पहले कि आप दूसरे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये आपके अपने बेनिफिट के लिए है। तो इस नोट के साथ आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे दो की नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। एक है अपेडा और दूसरा है ट्राइफेड। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ अपेडा की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्राइफेड के साथ। ऑलराइट, ओके। तो आइए पहले लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम अपेडा की बात करेंगे सेम मैनर में जैसे हमने बाकियों को कवर किया है। जैसे कि पहला हुआ फुल फॉर्म, ऑलराइट। सेकंड हुआ हमारा एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ऑलराइट। थर्ड हुआ हमारा पेरेंट मिनिस्ट्री, ऑलराइट। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म है, जैसे मैं आपको बता दूं, वो है बाकी की नेशनल इंस्टीट्यूशन से थोड़ी सी लंबी, जो भी हमने कवर किए हैं, लेकिन ये स्टैंड करता है हमारा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑलराइट। तो ये थी फुल फॉर्म, और शॉर्ट में आप इसे APEDA भी पुकारते हैं, अपेडा भी, ऑलराइट। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, जो था हमारा एस्टैब्लिशमेंट ईयर। तो बेसिकली जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर था वो था इनका 1985, ऑलराइट। और तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो था पेरेंट मिनिस्ट्री। तो बेसिकली अपेडा जो है वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑलराइट। तो ये थी बेसिक डिटेल्स रिगार्डिंग द अपेडा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो स्टैब्लिश हुई 1985 में और काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑलराइट। इसके बाद अगर हम एक और चीज नोटिस करें यहां पे, वो है एग्रीकल्चरल और फिर है प्रोसेस्ड फूड। इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर फूड से आपका क्या मतलब है, प्रोसेस फूड से आपका क्या मतलब है, ये मेन क्वेश्चन है हमारा। तो आइए इसको समझते हैं, इससे पहले हम आगे बढ़े। तो बेसिकली यदि हम बात करें एग्रीकल्चर फूड की, तो ये होता है बेसिकली आपका फूड आइटम्स जो कि प्रोड्यूस हुए हैं फार्मर के द्वारा, या फिर कहें जो किसी भी एग्रीकल्चर एरिया में प्रोड्यूस्ड हुए, एग्रीकल्चरल एरिया में, या फिर करें एग्रीकल्चर फील्ड्स में, ऑलराइट। तो अगर कोई भी आइटम जो कि फार्मर ने प्रोड्यूस किया है या फिर प्रोड्यूस हुआ एग्रीकल्चर एरिया या फील्ड में, ऑलराइट, तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका एग्रीकल्चरल फूड आइटम, ऑलराइट। अब हम बात करें प्रोसेस वाली की, तो बेसिकली जो आपका प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं वो आमतौर पे
स्टोरेज में रखे जाते हैं, उन्हें रिफाइन किया जाता है और पैकेज किया जाता है और उसके बाद प्रोसेस किया जाता है। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस फूड आइटम्स हैं उन्हें आमतौर पे स्टोरेज में रखा जाता है, रिफाइन किया जाता है और पैकेज करके भेजा जाता है। आइए इन्हें एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पे आप हैं, ऑलराइट, और फिर आप गए मार्केट पे। ये है आपका मार्केट और ये हैं आप जो मार्केट जा रहे हैं और आपको दाल खरीदनी है, पल्सेस खरीदनी है। ऑलराइट, तो जब आप यहां पहुंचते हैं आपको यहां पे एक सेलर मिलता है, ठीक है। ये है आपका सेलर, आपको सेलर मिला और आपने पूछा पल्सेस कितने की हैं, क्या है पल्सेस कर रहे हैं बेसिकली। तो उसने आपको दो चॉइस दी। पहली चॉइस है कि आपको खुली दाल मिल जाएगी, ओपन दाल, ठीक है, और फिर है पैकेट वाली दाल। ऑलराइट, तो अगर आप कभी मार्केट में गए होंगे तो आपको इनके बारे में पता होगा कि ये आपको फूड आइटम्स को दो चीजों में ऑफर करते हैं। एक होता है ओपन, यानी कि ऑफ खुला हुआ, मतलब जो खेत से सीधा आया है, और सेकंड होता है पैकेज, यानी जो कंपनी के थ्रू बेचा जा रहा है। ऑलराइट, अगर आपको सिर्फ 1 kg चाहिए, ऑलराइट, तो वो क्या करेगा, वो आपको खुले में से अगर आप लेंगे तो खुले में से 1 kg दे देगा, लेकिन अगर आप पैकेज की तरफ जाएंगे तो वो आपको 1 kg का दाल का पैकेट पकड़ा देगा। ऑलराइट, जो कि किसी कंपनी द्वारा प्रोसेस्ड होगा। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट ओपन और पैक्ड फूड का। और मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद ही आप समझ पाएंगे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड का डिफरेंट, सिंपल तरीके से। तो जो ओपन आइटम है, और आप कह सकते हैं जो ओपन पल्सेस हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं उन्हें सीधा फार्मर ने प्रोड्यूस किया है खेत में, उसके बाद उसको सप्लाई कर दिया सेलर के पास। ऑलराइट, और फिर सेलर इसको बेच रहा है मार्केट में, और मार्केट से कौन खरीद रहा है उसको, कंज्यूमर, ठीक है। तो ये होता है आपका ओपन फूड आइटम, या फिर कहें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डायरेक्ट वाला, क्योंकि ये सीधा फार्मर से सेलर के पास, सेलर से सीधा मार्केट में, मार्केट से सीधा कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। ऑलराइट, बिना किसी रिफाइनमेंट के और प्रोसेस के। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप चावल या दाल खरीदते हैं, खुले चावल या दाल खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको साफ करना पड़ता है उन्हें बनाने से पहले। ये बहुत आम चीज है। लेकिन अगर हम सेकंड मैनर की बात करें, अगर हम प्रोसेस फूड की बात करें, तो इस सिनेरियो में यहां पे कुछ चेंज होता है। और वो क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये वो इंसान है या फिर ये वो फार्मर है जो कि दाल को उगाता है खेतों में। ऑलराइट, तो पुराने एग्जाम्पल में हमने बोला था कि वो सीधा सेलर के पास पल्सेस भेज देता है उगाने के बाद, लेकिन इस केस में ये इसको स्टोर कीपर को बेचेगा, ऑलराइट, या स्टोर ऑनर को बेचेगा। ऑलराइट, और अगर इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें हम, तो हम कह सकते हैं कि जो किसान है, फार्मर है, वो सीधा इसको स्टोरेज होल्डर को बेच देगा। ऑलराइट, स्टोरेज होल्डर इसको बेचेगा किसी कॉर्पोरेट को, कंपनी को, और जो कॉर्पोरेशन है वो इसको रिफाइन करेगी, प्रोसेस्ड करेगी, और उसके बाद इसको पैक करेगी स्पेसिफिक पैकेट्स में, जैसे कि 1 kg, 2 kg, 5 kg पैकेजेस में, और फिर इसको भेज दिया जाएगा सेलर्स के पास में। ऑलराइट, और सेलर फिर इसको सप्लाई करेगा मार्केट में, और मार्केट से इसको कंज्यूमर सीधा खरीद लेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो चेन है वो कितनी लंबी हो गई अगर हम उसे एग्रीकल्चर फूड से कंपेयर करें। तो पहला यहाँ पे फार्मर हुआ, फिर यहाँ पे स्टोरेज होल्डर आ गया, ओके, जिसने फूड को खरीदा फार्मर से और रखा गोडाउन में, फिर कॉर्पोरेशन आ गया
जिसने कि वो स्टोरेज फूड जो था खरीद लिया, फिर इसको रिफाइन किया फैक्ट्रीज में, पैक किया पैकेट्स में, सेलर को बेचा, सेलर ने उसको मार्केट में बेचा और मार्केट से फिर वो कंज्यूमर के पास चले गया। ठीक है, ये जो मैं आपको 1 kg 2 kg 5 kg लिख के दिखा रहा हूँ या 10 kg लिख के दिखा रहा हूँ पैकेजेस, बेसिकली ये स्पेसिफिक पैकेजेस होते हैं जो आमतौर पे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये था आपका प्रोसेस फूड। क्योंकि अगर आप ओपन पल्सेस खरीदते हो, मान लीजिए अगर आप ओपन पल्सेस खरीद रहे हैं तो आपको उन्हें रिफाइन करना पड़ेगा पकाने से पहले, राइट? ओके, लेकिन अगर आप प्रोसेस फूड खरीदते हैं या फिर आप प्रोसेस दाल खरीद रहे हैं पहले से ही, तो आप उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको उसे रिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो ये होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड। तो अपेडा जो है बेसिकली वो है ऑटोनोमस बॉडी। इसका मतलब हुआ कि ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैचुरी है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली है आपकी ऑटोनोमस बॉडी जिसको परमिशन है कि वो एक्शंस ले सकती है, लेकिन अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टैब्लिश हुई थी 1985 में। इसका एम था प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए वेरियस एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया की, ऑलराइट, तो इंडिया के पास इन एग्रीकल्चर फील्ड क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ या फिर कहें सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा एरिया है फर्टाइल लैंड का, उपजाऊ जमीन का, बल्कि हमारे पास ह्यूज शेयर ऑफ पॉपुलेशन भी है इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। ऑलराइट, तो इसका सिंपली मतलब हुआ कि इंडिया के पास ना सिर्फ एक बहुत ही बड़ा उपजाऊ लैंड है, ऑलराइट, और हमारे पास जैसे कि मैं आपको नॉलेज में बता चुका था कि लगभग हमारे पास 46% की जो वर्क फोर्स है हमारी, वो लगभग एग्रीकल्चर फील्ड में ही है। तो जब आप इस टाइप की फर्टाइल लैंड होल्ड करते हैं और आपके पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स उसमें इंप्लॉयड होती है, ऑलराइट, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एनॉर्मस पोटेंशियल आ जाता है। ऑलराइट, और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम यूटिलाइज कर पाए या फिर सपोर्ट कर पाए पोटेंशियल को ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो हमारे पास अब शेयर ऑफ पॉपुलेशन है, हमारे पास फर्टाइल लैंड है, तो हम क्यों इंक्रीज ना कर पाए पोटेंशियल को, ये फिर क्वेश्चनेबल थिंग हो जाती है। तो इसीलिए 1985 में सॉरी, जो अपेडा था उसको स्टैब्लिश किया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ताकि हम ये एंश्योर कर पाए कि जो यूटिलाइजेशन एंड सपोर्ट है उस पोटेंशियल की जो कि हमारे पास है उसे अच्छे से प्रोसेस किया जा सके। ऑलराइट, और याद रखिएगा कि जब अपेडा स्टैब्लिश हुआ था तो बेसिकली इसने रिप्लेस किया था एक चीज को, जिसका नाम था प्रोसेस्ड
फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ऑलराइट, जिसको हम PFEPC के नाम से भी जानते हैं। तो जब अपेडा स्टैब्लिश हुआ 1985 में, तो उसने PFEPC को रिप्लेस कर दिया। ऑलराइट, इस चीज को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है कि बेसिकली अपेडा जो था वो से फोकस नहीं करता प्रोसेस फूड्स पे, लेकिन साथ के साथ फोकस भी करता है डायरेक्ट एग्रीकल्चरल फूड्स पे भी। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ जो बॉडी हमारे पास थी अपेडा से पहले, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करती थी प्रोसेस फूड पे, ऑलराइट, उसके प्रमोशन पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग जो हमारे पास पोटेंशियल था उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। ऑलराइट, तो इसी वजह से 1985 में जो अपेडा था उसको स्टैब्लिश किया गया, जो कि ना सिर्फ फोकस कर रहा था प्रोसेस फूड पे ही, बल्कि उसका फोकस एग्रीकल्चर फूड्स पे भी था। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और एक चीज को भी याद रखिएगा, अपेडा जो है साथ काम करता है सेक्रेटरीट के तौर पे नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड के लिए, इन शॉर्ट नोन एज NAB, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन और कहा जाए एक्रेडिशन अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NP OP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, कि जो अपेडा जो है वो सेक्रेटरी तौर पे भी काम करता है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड के लिए, NAB के लिए, ताकि सर्टिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन और एक्रेडिशन देखा जा सके अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP के लिए। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइमरी फंक्शन, वो है प्रमोट करना एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड्स इंडिया से, और ये काम करता है टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल मार्केट्स और अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स ग्लोबली। जैसे मान लीजिए कि अगर इंडिया शुगर केन्स प्रोड्यूस करता है, या फिर शुगर प्रोड्यूस करता है, या कॉफी प्रोड्यूस करता है, या फिर गेहूं उगाता है, या फिर राइस या चावल उगाता है, मिलेट्स उगाता है, या पल्सेस उगाता है, ऑलराइट, साथ के साथ हम लोग कई सारे मसाले भी उगाते हैं। तो ये सब वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि इंडिया का ह्यूज प्रोडक्शन है। ऑलराइट, इंडिया हैविंग ह्यूज प्रोडक्शन। ऑलराइट, और यहां तक कि आप कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर इंडिया 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है किसी भी एक यूनिट की इनमें से, ऑलराइट, तो डिमांड जो है, लेकिन जो डिमांड है इंडिया में वो सिर्फ 80 यूनिट्स की है। तो अब क्या होगा कि जो एडिशनल 20 यूनिट्स हैं
उनको वो बेसिकली लोअर डाउन कर देंगी प्राइसेस को प्रोडक्ट के। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं 100 यूनिट्स का, डिमांड सिर्फ 80 यूनिट्स की है, तो 20 यूनिट्स जो है वो एडिशनल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पे ज्यादा सप्लाई होगी डिमांड से, तो जो डिमांड है मतलब जो सप्लाई है वो डिमांड से ज्यादा है, तो जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ऑलराइट, तो इस सिनेरियो में प्राइसेस को कम होने देने की बजाय हम उन एडिशनल 20 यूनिट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 यूनिट्स का जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। ऑलराइट, ताकि हमें फॉरेन करेंसी मिल सके। और यहां तक कि जो फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो इसी वजह से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था इंडिया के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है जब बात आती है एग्रीकल्चर फील्ड की। ऑलराइट, इसके बाद है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशंस। अपेडा सेट करता है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए और इंश्योर करता है कंप्लायंस विद इंटरनेशनल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी रेगुलेशंस। प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेशंस लाइक ऑर्गेनिक और जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग भी, ओके, ताकि जो मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस है उसे बढ़ाया जा सके। तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ये ग्लोबल मार्केट है, अगर ये ग्लोबल मार्केट है तो इंडिया सिर्फ एक अकेला प्लेयर नहीं है मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए। राइट, यहां पे बहुत सारे और भी प्लेयर्स होंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि ब्राजील हो गया आपका, जो आपका इंडिया का इक्विवेलेंट कॉम्पिटिटर है। शुगर प्रोडक्शन में। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि अगर इंडिया के पास सरप्लस प्रोडक्शन है, ब्राजील के पास भी होगा। ऑलराइट, तो जब दोनों के पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो वो क्या करेंगे, ग्लोबल मार्केट को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि वो फॉरेन करेंसी को कमा सके एक्सपोर्ट के द्वारा। इस सिनेरियो में क्या होता है कि अगर इंडिया चाहता है कि उसके जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पा सकें ब्राजील से, तो हम क्या करेंगे, हम मेंटेन करेंगे क्वालिटी को एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और क्वालिटी को कौन चेक करेगा? अपेडा चेक करेगा, क्योंकि आप सिर्फ कॉम्पिटिशन तब तक सरवाइव कर सकते हो दो ही सिनेरियो में। पहला कि आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, तो आपके पास एंटायर मोनोपोली हो सकती है। और सेकंड है क्वालिटी हाई होने के बाद ही, अगर हाई क्वालिटी है तो ही आप मार्केट कंपटीशन को सरवाइव कर पाओगे। तो अपेडा जो है वो इंश्योर करता है कि जो फूड आइटम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या प्रोसेस फूड हो, ऑलराइट, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो मस्ट बी इन कंप्लाइंस होने चाहिए विद द इंटरनेशनल रेगुलेशन एंड क्वालिटी, ताकि हम लोग सरवाइव कर सके इंटरनेशनल कंपटीशन को ग्लोबल मार्केट में। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनिक और ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली यहां पे दो टाइप के प्रोडक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑलराइट, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो बेसिकली ये होता है आपका धीमा प्रोसेस, लेकिन यहां पे आर्टिफिशियल केमिकल्स का या फिर कहें फर्टिलाइजर्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता। ऑलराइट, तो ये होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो ये होती है फास्ट, लेकिन यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल केमिकल्स को और फर्टिलाइजर्स को।
ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स थे या केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनको फार्मर से इंट्रोड्यूस करवाया गया सब्सिडी रेस पे, क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस थी और हम टारगेट कर रहे थे बम्पर प्रोडक्शन को। ऑलराइट, लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी यहां पे एक ट्रेंड आ गया आर्टिफिशियल केमिकल्स को अपनाने का और फर्टिलाइजर्स को अपनाने का, जो कि सेहत के लिए हानिकारक थे। ऑलराइट, तो इसीलिए आजकल ज्यादा फोकस दिया जाता है ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर पे, जहां पे हम किसी प्रकार का कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल या फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अपेडा ये सर्टिफिकेशन देता है जब वो सेटिस्फाई होता है कि जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है तो। ऑलराइट, और आर्टिफिशियल और फर्टिलाइजर्स का तो इस्तेमाल वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में जाता है कि उनका इस्तेमाल हुआ है तो वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। उसके बाद सेकंड आता है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो जीआई टैग जो है बेसिकली वो स्पेसिफाई करता है प्रोडक्ट को जो बिलोंग करता है पर्टिकुलर प्लेस से। ऑलराइट, जैसा कि आप कह सकते हैं कि कुछ प्लेसेस जो हैं उनके खुद का स्पेशल प्रोडक्शन होता है। जैसे नागपुर का अगर हम एग्जांपल लें, या फिर हम बात करें कश्मीर रीजन की, तो कश्मीर रीजन जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है सैफरॉन के लिए। ऑलराइट, तो यदि अगर आपको ऑरेंजेस चाहिए या सैफरॉन चाहिए नागपुर से या कश्मीर से, तो यहां पे मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, और एक हैं आपको चाहिए कश्मीरी सैफरॉन, मान लीजिए कश्मीरी केसर। ऑलराइट, और ये जो दो लोग हैं ये केसर बेच रहे हैं और ये दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये दोनों ही कश्मीरी सैफरॉन बेच रहे हैं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा राइट है, ओके, कौन सा कश्मीरी सैफरॉन है कौन सा नहीं? तो इस सिनेरियो में जो जीआई टैग है वो मैटर करता है। तो बेसिकली अपेडा क्या करता है, वो जीआई टैग देता है किसको? प्रोड्यूसर्स को, जो कि प्रोड्यूस करता है पर्टिकुलर गुड को पर्टिकुलर एरिया से। यानी मान लीजिए कि अगर कश्मीर फार्मर जो है वो सैफरॉन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको मिलेगा जीआई टैग सैफरॉन के लिए। ऑलराइट, और तो ही ये जीआई टैग जो है दिखा सकता है कस्टमर को जो कि कश्मीरी सैफरॉन चाहता है। यानी मान लीजिए इस केस में बी जो है वो फार्मर है जिसके पास जीआई टैग है। ऑलराइट, और ए और बी दोनों ही कश्मीरी सैफरॉन बेचने का दावा करते हैं। ऑलराइट, तो इस केस में आप जीआई टैग के बारे में पूछ सकते हैं। जिसके पास जीआई टैग होगा वो ओरिजिनल कश्मीरी सैफरॉन बेच रहा है। इस तरीके से आप जीआई टैग का काम देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं मार्केट डेवलपमेंट की तरफ। ऑब्वियसली अपेडा जो है फैसिलिटेट करता है मार्केट एक्सेस और मार्केट डेवलपमेंट को इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। ऑर्गेनाइज करता है ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशन, बायर सेलर मीट्स, ताकि एक्सपोर्टर से कनेक्ट कर सके जिनके पास पोटेंशियल है इंटरनेशनल बायर्स का। ऑलराइट, अपेडा सिर्फ फोकस नहीं करता है प्रोडक्शन पे लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फोकस करता है। जैसे कि अगर आपने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया लेकिन आपके पास प्रॉपर मार्केट डेवलपमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है तो आप एबल नहीं होंगे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए। इसका सिंपली मतलब हुआ कि वेस्टेज होगा ये प्रोडक्शन का और पोटेंशियल का, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल। ऑलराइट, तो इस तरह की चीजों को काउंटर करने के लिए अपेडा जो है वो ऑर्गेनाइज करता है कई सारे ट्रेड फेयर्स को, एग्जीबिशंस को और बायर सेलर्स मीट को, ताकि ये अच्छी मार्केट डेवलपमेंट्स या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रोवाइड कर सके। ऑलराइट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की हम बात करें, अपेडा कनेक्ट करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ताकि जो कैपेबिलिटीज हैं एक्सपर्टर्स की उन्हें एनहांस किया सके, फार्मर्स की और बाकी स्टेक होल्डर्स की जो कि इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। जैसे कि अगर हम फार्मर्स की बात करें तो वो जनरली प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऑलराइट, काफी
हाई रेट पे या फिर हाई प्रोडक्शन एरिया पे, ऑलराइट। लेकिन अगर जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको प्रोडक्ट मिलता है और वो उसको सप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा कंट्रीज तक, और उनके पास सिर्फ एक्सेस है कुछ कंट्रीज का, मान लीजिए 10 कंट्रीज का, तो जो प्रोडक्ट है जो कि प्रोड्यूस किया गया है फार्मर्स के द्वारा, वो सिर्फ 10 कंट्रीज तक ही सप्लाई हो पाएगा। और यदि अगर वो डिमांड करते हैं तो, ऑलराइट। जैसे मान लीजिए कि अगर जो फार्मर है वो प्रोड्यूस करता है ऑरेंजेस को, और जो एक्सपोर्टर्स हैं जो उसको सप्लाई करते हैं बाहर, तो वो सिर्फ 10 कंट्रीज का एक्सेस रखते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, ऑलराइट। और उनके पास कोई डिमांड नहीं मिल रही है उन कंट्रीज से ऑरेंजेस के लिए, ओके। वो कंट्रीज डिमांड नहीं कर रहे हैं ऑरेंजेस के लिए, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जो फार्मर है जिसने प्रोड्यूस करा है ऑरेंजेस को, वो एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि जो टारगेटेड कंट्री है जिसपे हम लोग एक्सपोर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, वो डिमांड ही नहीं कर रहा हमारे प्रोडक्ट्स को, ऑलराइट। तो इसीलिए अपेडा सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करता, बल्कि साथ के साथ फोकस करता है एक्सपोर्ट कैपेसिटी पे भी। यानी इसका मतलब हुआ कि जो एक्सपोर्टर है उसके पास ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज तक की रीच होनी चाहिए, ताकि लेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो है बैंकिंग सिस्टम, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजें। इसके बाद एक्सपोर्ट असिस्टेंस की अगर हम बात करें, अपेडा ऑफर करता है वेरियस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, जैसे कि रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्ट प्रमोशन में आए, मार्केट रिसर्च में आए, या फिर रजिस्ट्रेशन फीस जो थी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के लिए, ऑलराइट। तो बेसिकली अपेडा का प्राइमरी फोकस सिर्फ फार्मर्स पे नहीं है या फिर एग्रीकल्चर पे नहीं है, बल्कि एक्सपोर्टर्स पे भी है, क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इंसान है जो उसको सप्लाई करेंगे आउटर कंट्रीज में, ऑलराइट। और यदि कोई भी एक्सपोर्टर कोई भी प्रमोशन करता है, रिसर्च करता है, रजिस्ट्रेशन लेता है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स के लिए और पे करता है कुछ फीस को, तो वो उसे रीइंबर्स हो जाएगी अपेडा के द्वारा, ऑलराइट। ताकि जो एक्सपोर्टर है वो ट्रेनिंग को अच्छे से ले सके और एनहांस कर सके अपनी एक्सपर्टीज को और अपनी पोटेंशियल को बढ़ा सके, ऑलराइट। तो इस तरह की चीजें जो हैं अपेडा करता है। साथ के साथ अपेडा जो है वो रजिस्टर करता है पर्सन को एज एन एक्सपोर्टर और गाइड करता है उन्हें आफ्टर चार्जिंग प्रिस्क्राइब्ड फीस, ऑलराइट। तो अपेडा सिर्फ एक्सपोर्ट असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता और रीएम्बर्समेंट ही नहीं देता, बल्कि साथ के साथ ये रजिस्टर भी करता है पर्सन को जो रजिस्टर करना चाहता है अपने आप को एज एन एक्सपोर्टर, और ऑल्सो गाइड करता है उनको आफ्टर चार्जिंग अ पर्टिकुलर फीस। तो इस तरीके से अपेडा जो है काम करता है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने अपेडा को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्राइफेड को। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कीजिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और तैयार रहेगा अगले लेक्चर के लिए। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।